मैं कुंदन आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीएमएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे फिर से स्वागत करता हूं। मैंने अपने क्लास में एक टेस्ट पेपर दिया था जिसमें 10 क्वेश्चन हमने बनाए थे और ये चैप्टर 4 का है। और जो बच्चे ये पेपर दिए हैं क्लास में वो लोग अपने आंसर्स जरूर मैच कराना कि आप कैसे किए हो, कहाँ पे गलती हुई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से गलतियाँ कम हुई होंगी। और जो भी छात्र पहली बार देख रहे हैं तो वो इन 10 क्वेश्चन को आराम से देखेंगे। सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा और मैं उसके सोल्यूशन एक एक करके बताता जाऊँगा। तो जैसे कि आपको पहला सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब द्विघात समीकरण, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल, ठीक है, कोई भी बहुपद जिसमें अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें ax² प्लस bx प्लस c और इज इक्वल टू 0 कर दे तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्चुअली जो थर्ड चैप्टर है दोस्त, जो थर्ड चैप्टर है उसमें मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये सब चीज़ें हैं क्या। जितने भी बहुपद हैं, जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो सारे के सारे हमारे थर्ड चैप्टर में, तो थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता रहा हूँ कि ax² प्लस bx प्लस c ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें बोला गया है कि कौन सा ऐसा, 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें से बोला गया कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान रखना कि हमेशा x की जो पावर है, जो ये x है, यानी कि जो ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स क्या है आपके x है और कांस्टेंट क्या है abc, इसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 हो गया या फिर इसका मैक्सिमम पावर 1 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो पहले भी यही बताना है कि ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें मैक्सिमम पावर 2 है। तो पहला ऑप्शन देखो, ध्यान देना, पहला ऑप्शन जो है वो है x² प्लस 2x, x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस x का होल स्क्वायर। बिल्कुल आराम से हम कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। जो भी पहली बार ये सब देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि लॉकडाउन में आप लोगों ने बहुत पढ़ा भी होगा। एनसीईआरटी देखो क्या है कि सीबीएसई ने अपने पूरे पैटर्न तो दे रखा है, मॉडल पेपर भी उसने जारी कर दिया है। आपका एग्जाम होना ही होना है, तो आप अच्छे से पढ़ लो। बोर्ड में सारे ये क्वेश्चंस आएंगे, जितने हम आज कराएंगे वो सारे के सारे सोचो कि बोर्ड लेवल के ही क्वेश्चंस है और उनमें से जरूर आएगा, तो इसको अच्छे से जरूर पढ़ना, ठीक है। तो ये देखो x² यहीं पर आएगा प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, समझ में 100% आएगा। बस एक बार ध्यान से देखो, समझो। a² प्लस b² माइनस 2ab पढ़ते आए होंगे, है ना, 8वीं 9वीं क्लास में पढ़े होंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ अप्लाई कर दो, a² यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस b² यानी x² माइनस 2ab का मतलब 2 इंटू 4 इंटू x और ये प्लस 3। इक्वल के दोनों साइड अगर एक ही जैसा कोई नंबर है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, x² कट जाए। अब बताओ इस पूरे इक्वेशन पे कहीं भी x² है नहीं। हमारा जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें x² की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो 1 ही क्यों ना हो। a की वैल्यू 1 भी हो सकती है लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो इसमें कहीं भी हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है, जो अचर है, उसमें x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए और कहीं पर 2 बचा नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब दूसरा देख लो, ठीक है। जिसको भी थोड़ा सा अगर डाउट लग रहा होगा आप दोबारा देख लेना रिवाइंड करके। इतना तो आप लोग तेज हो चुके हैं, 10वीं में बहुत शातिर बच्चे हो चुके हैं, 10वीं क्लास के इतने शातिर हैं कि दूसरे के प्रॉपर्टी पे भी वो नज़रें डालते रहते हैं। देखो जरा, दूसरा जो है माइनस 2x² और इज इक्वल टू में लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है, लेकिन आपको ज़रूर दिख रहा होगा 2x माइनस 3/5। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं ये आपको बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान दो हमेशा क्या होना चाहिए, x की पावर 2 की वैल्यू होनी चाहिए। माइनस 2x² इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते आए हो बचपन से, 5 इंटू 2 10x, 5 इंटू 3/5, 5 इंटू 3/5 में 5 कैंसिल हो जाएगा, केवल 3 बचेगा, माइनस 2x² और माइनस माइनस प्लस 3x डिवाइड बाई 5। 2x² यहाँ भी 2x² यहाँ भी कैंसिल हो गया। बताओ x का जो मैक्सिमम पावर है क्या इस इक्वेशन में मिला हमें, नहीं। तो ये भी हमारे इस ऑप्शन का, इस सवाल का उत्तर नहीं होगा। दूसरा भी गलत है, दूसरा वाला भी आंसर हमारा नहीं होगा। अब तीसरे पे आते हैं, क्यों नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वहाँ उस इक्वेशन में x की जो पावर मैक्सिमम 2 है उसका कोई भी कोएफिशिएंट हमें नहीं मिल रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा
जब ए जीरो ना हो। अगर ए जहाँ भी जीरो हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन पे आ जाओ, देखो थर्ड वाला बहुत आसान है ये भी। थर्ड में क्या बोला गया है, k प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 7, जहाँ k बोला गया है -1 है, ठीक है। और हमें इतना पता है कि मेरे क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो सारे सवाल कर लिए होंगे, बस एक बार आंसर मैच करा लेना कि ये सब आप लोग के भी आंसर उतने ही आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। k बराबर -1 रख लो। बताओ जैसे ही k बराबर -1 रखेगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा, ये 0। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही 0 हो गया तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब लास्ट पे आ जाते हैं, ध्यान देना। अगर कहीं भी दोस्त डाउट हो रहा होगा तो ज़रूर वापस जाकर देख लो, वीडियो रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। वाला देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ में ये लिखा हुआ है, फोर्थ ऑप्शन देखो अच्छे से, आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, x³ - एक्स स्क्वायर यही है = x - 1 का क्यूब। अब ये बताना है कि ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारा क्या है, ax² + bx + c = 0। मतलब ये कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए, अगर वो 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ये जो तीसरा है दिख रहा होगा, x³ - एक्स स्क्वायर बराबर x - 1 की पावर 3। अब इसमें देखो दोस्त क्या करना है, a - b का होल क्यूब। मुझे पूरा यकीन है कि इसके भी फॉर्मूले आप 8वीं में जरूर पढ़ेंगे, पास होकर ही तो आए हो यहाँ तक। a - b का होल क्यूब, बताओ जरा क्या होगा। ये होता है a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b, ठीक है। ये होता है a - b का होल क्यूब। या फिर इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसको, a³ - मैं ये सोच के कर रहा हूँ, मैं ये सोच के सॉल्व कर रहा हूँ सारा का सारा, कि जो भी स्टूडेंट आप में से पहली बार ये सब पढ़ रहे हो उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। और आप लोग जो लोग क्लास के बच्चे हैं वो लोग इसका आंसर मैच कराना कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ है, ठीक। अब फोर्थ में देखो, x³ - एक्स स्क्वायर बराबर x - 1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं। x³ तो रहेगा ही यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। अगर ये इस फॉर्म में बनता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। a - b का होल क्यूब ओपन कर लेते हैं ना सीधे, देखो ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x³ - 1 की पावर 3 का मतलब 1 माइनस 3a² b, 3a² b का मतलब 3x² × 1, कोई मतलब नहीं रहा 1 लिखने का, प्लस 3a × b का क्यूब यानी कि b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। ये बात समझ में आ रहा है। सोचो जरा, x³ क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, यानी x की पावर 2 की कोफिशिएंट दिख रहा है। ये -3x² उधर जाएगा तो प्लस का 3x होगा, -3x² उधर जाएगा तो प्लस का 3x² होगा, प्लस के 3x² में -x² चला जाएगा तो 2x² बचेगा यहाँ पे। ये इधर आएगा तो माइनस का 3x होगा और ये उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। इक्वल के दूसरे साइड अगर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है? तो हाँ, यानी कि पहले सवाल का जो उत्तर होगा वो फोर्थ यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखा आपने, हमें लगता है कि बहुत आसान सा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में होना चाहिए। जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है, जो एसएससी बैंक रेलवे के भी कर रहा है, उसमें भी ये सारी चीज़ें आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी मैं सवाल कराऊंगा लैंग्वेज वाले, वो सारे लैंग्वेज के सवाल कंपटीशन में आ चुके हैं, ठीक है। और वहीं सारे बोर्ड के भी एग्जाम में आते हैं। तो बोर्ड वाले में आपको आखिरी तक सॉल्व करना है, कंपटीशन में डायरेक्ट ऑप्शन से सॉल्व करना होता है। तो बस इतना ही अंतर है, और मैं दोनों अंतर आपको बता दूंगा कि बोर्ड में 10th के बोर्ड में आपको कैसे सॉल्व करना है, और एग्जाम अगर होगा एसएससी बैंक रेलवे में आएगा तो फिर उसको कैसे किया जाएगा। चलो आओ सेकंड सवाल पे चलते हैं। सेकंड पढ़िए, दिख रहा होगा। सेकंड ये बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके जो रूट्स हैं यानी जो जीरोज हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, देखो ये दे रखा है 3√2x² - x प्लस √3 = 0। ये दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्या दे रखा है, 3√2x² - x प्लस √3 = 0। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो होते क्या हैं। अगर कहीं पे लिखा है ax² + bx + c = 0, तो इनके दो रूट, इसका मतलब वो नंबर्स, वो x की वैल्यू जिसमें अगर इस इक्वेशन में रखी जाए तो वो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो उनको जीरोज भी बोलते हैं। और अगर x की पावर 2 है तो x की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये भी हो सकता है कि सिर्फ 1 हो, और ये भी हो सकता है कि 1 भी ना हो, लेकिन मैक्सिमम कितनी होगी, 2 होगी। तो मान लेते हैं वो दो वैल्यू, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो अल्फा और बीटा का जो सम होता है वो होता है x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई x² का कोफिशिएंट और निगेटिव,
बात समझ में आ रहा है। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म c डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a। तो आपसे यही पूछा गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है उनका प्रोडक्ट कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप जरा बताओ, इनके रूट मान लेते हैं अल्फा और बीटा है और इनका प्रोडक्ट ऑब्वियस बात है कांस्टेंट टर्म यानी √3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3√2। काफ़ी बच्चों को रूट में दिक्कत होती है ना, तो ऐसा कुछ है नहीं, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात बताओ, √3 जो है उसको ऐसे ही रखो। क्या हम लोग 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। √3 इंटू √3 3 होगा इंटू √2, एक √3 से एक √3 कैंसिल, ऊपर 1 बचेगा और नीचे √3 इंटू √2 कितना हो जाएगा? √6 1/√6। ये ऑप्शन 4 में आपको दिख रहा होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। समझ में आ रहा है? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और टेस्ट पेपर है, मैं कोशिश करूंगा कि पूरा चैप्टर लेकर आऊँ आप लोग के लिए। और तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल क्या है? द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज विच टाइप ऑफ रूट। अब बात हो रही है कि किस टाइप के रूट हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं, कभी भी रूट का नेचर बताना हो, यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनके वैल्यू जो आएंगे, उनके जो रूट्स आएंगे, उनके जीरो जो आएंगे, उनके नेचर के बारे में बात अगर होगी तो हमेशा आप डिस्क्रिमिनेशन निकालेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इनके रूट यानी x की वो दो मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात की जा रही है, तो वो जो दो मैक्सिमम वैल्यू हो सकते हैं वो कैसी होंगी? दोनों इक्वल होंगे, दोनों रियल होंगे या दोनों इमेजिनरी होंगे? इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम लोग d निकालते हैं और d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b² का मतलब जो x का कोफिशिएंट है माइनस 4 टाइम्स जो x² का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है ये। अगर कहीं पे d बराबर 0 हुआ तो वहाँ पे बोलेंगे रियल रूट होगा और वो इक्वल होगा। मतलब x की दो वैल्यू तो आएंगी लेकिन दोनों इक्वल होंगी। x की अगर वैल्यू +4 आता है तो दूसरा भी +4 ही होगा, यानी सिर्फ एक वैल्यू होगा जब d बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए। और मैं चैप्टर जब कराऊंगा तो पूरा डिटेल में इसको बता दूंगा कि ये सब है क्या। d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 का मतलब इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा हो। इसकी वैल्यू 1 आ जाए, 2 आ जाए, 0.5 आ जाए, 0.6 आ जाए। अगर इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा तो रियल रूट तो आएंगे लेकिन डिस्टिंक्ट आएंगे, मतलब कि अलग अलग, दो अलग अलग वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आएंगी। और यहाँ पे इक्वल यानी कि बराबर की दो वैल्यू आएंगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और जब कभी d की वैल्यू लेस देन 0 हो, मतलब 0 से कम का क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू निगेटिव में आ जाए, मतलब b² छोटा पड़ जाए और 4ac बड़ा हो जाए। अगर ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा तो निगेटिव वाला टर्म बड़ा होगा, तो हमेशा इसका जो आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा। और अगर d निगेटिव हो गया, 0 से कम हो गया, यानी -1, -2, -3, अगर ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, निगेटिव में आ रहे हैं, तो हम कहेंगे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसा है, उसके रूट कैसे हैं? रियल नहीं है, नो रियल रूट। नो रियल रूट मतलब इमेजिनरी होगा, जो अभी आपके सिलेबस में इसके बारे में बात की नहीं गई है। बात समझ में आ रहा है? तो ये नेचर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब समझते हैं थर्ड में क्या बोला गया। ये समझ में आ गया होगा, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं जो लोग पहली बार देख रहे हैं, अदरवाइज क्लास में जो लोग टेस्ट दिए हैं वो लोग देखें, वो सिर्फ इतना देखें कि इसमें से कौन सा होगा। अब सोचो इसमें बोला गया रियल रूट है या डिस्टिंक्ट है। इक्वेशन में लिखता हूँ क्या है? √2x², ध्यान देना, √2x²। कुछ बच्चों को रूट में ज़्यादा दिक्कत होती है, पर मुझे नहीं लगता कि अब ये टफ होगा, आप सारे लोग आराम से कर सकते हैं। 3/√2x + 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब बताना है इसके जो रूट हैं वो कैसे हैं, विच टाइप ऑफ रूट, यानी कि किस टाइप के, रियल रूट है, डिस्टिंक्ट है, या रियल रूट है तो इक्वल है, या फिर रियल रूट नहीं है। देखो ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे तो a बराबर हो जाएगा √2, b बराबर हो जाएगा -3/√2। देखो a x² का कोफिशिएंट और b जो होगा वो 3/√2 और c कितना हो जाएगा? 1। हमने क्या बोला था? d निकालो। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। अब चेक करो b² - 4ac आएगा कितना? b² का मतलब इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, 9√2 का स्क्वायर 2 -4, a की वैल्यू √2 और c की वैल्यू 1। एक बात बताओ, कहीं ना कहीं ये 4.5 होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? 4.5। 9/2 का मतलब क्या है? 4.5 माइनस 4 इंटू 1.414 भी अगर लेते हो तो सोचो जरा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 4.5 माइनस
अब बताओ 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तो आएगा, और 4 में 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6, 4 इंटू 4 16, 1.6 यानी कहीं ना कहीं ये 5 के आसपास आएगा, कहीं ना कहीं 5.6 के आसपास आएगा। तो ये कैसा आ गया, निगेटिव। ये नंबर कैसा आ गया, निगेटिव। अगर ये निगेटिव आ रहा है, डी की वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो हमने क्या बताया था कि जब भी डी की वैल्यू निगेटिव आएगा तो हम बोलेंगे नो रियल रूट। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला, नो रियल रूट। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव सवाल थे। अब देखो ये आपके अगर एग्जाम में आता है 10th में तो करोगे कैसे, सीधे आप या तो फर्स्ट लिखो और थोड़ा सा डेरिवेशन अगर करना है तो कर सकते हो कि ax² + bx + c के स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है, इसलिए आपका लास्ट वाला ये है, इसलिए लास्ट वाला ऑप्शन है। दूसरा आप लिख के भी लिख कर सकते हो सेकेंड में कि जो रूट का मल्टीप्लाई होता है वो होता है कि कांस्टेंट डिवाइड बाई ए यानी x² का कोएफिशिएंट, वहाँ से भी निकाल सकते हो। और तीसरा इसमें बता सकते हो कि जो d की वैल्यू है वो निगेटिव आ रहा है, जिससे हम कह सकते हैं यहाँ पे नो रियल रूट होगा। बात समझ में आ रहा है। अब चौथा सवाल पढ़ो, अच्छे से पढ़ो सवाल, ये बेहतरीन सवाल है। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। देख लो चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल में ये कह रहा है ये 2 रजिस्टर आर इन पैरेलल। ये आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, फिजिक्स में, इलेक्ट्रो में, मैंने ही पढ़ा रखा है। 2 रजिस्टर आर इन अ पैरेलल, द टोटल रेजिस्टेंस हैज बीन मेजर एट 2 ओम एंड वन ऑफ द रजिस्टर इज नोन एज टू बी 3 ओम मोर देन अदर। 2 रजिस्टर हैं पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो वो बच्चे देख लें जो कभी पढ़े ही नहीं है। एक रजिस्टर ये है, ठीक है, और एक रजिस्टर ये है, और ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। इसको हम लोग कहेंगे समानांतर। ये पैरेलल जुड़ा हुआ है और मान लो किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये 2 रजिस्टर हैं, इनमें से बोला गया है कि एक रजिस्टर अगर मान लेते हैं R ओम का है तो दूसरा वाला R + 3 ओम का। ये सवाल में दिया हुआ है, समझना जरा। एक रजिस्टर अगर R ओम का है तो दूसरा कितने का है, R + 3। बोला गया है वन ऑफ द रजिस्टर इज नोन टू बी 3 ओम मोर देन द अदर। एक जो रजिस्टर की वैल्यू जो है दूसरे वाले से कितना ज़्यादा, 3 ओम ज़्यादा है, और इनका रिजल्टेंट कुल कितना है, 2 ओम। तो पैरेलल में जब भी रजिस्टर जुड़ा होता है हम लोग लिखते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R + 1/R + 3। कहने का मेरा मतलब ये है कि दोनों रजिस्टर जब भी पैरेलल में जुड़ा होगा तो हम लोग उसको जोड़ते हैं 1/R1 + 1/R2। ये आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। और इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितना दे रखा है, 1/2। खत्म। इक्विवेलेंट रजिस्टर की वैल्यू कितना दे रखा है, 2। बस इसी को सॉल्व करना है और R की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड रजिस्टर, यानी कि अगर एक रजिस्टर R है तो सेकंड रजिस्टर की वैल्यू बतानी है। सोचो जरा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मैंने ये भी बोला था टेस्ट पेपर में कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, ये चीज़ सॉल्व करो एटलीस्ट। तो ये हो जाएगा R + 3 ऊपर और प्लस R नीचे हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो R² + 3R इज इक्वल टू 1/2। समझ में आ रहा है, आ भी रहा होगा, इतना भी टफ नहीं है। इसको मैं हटा देता हूँ। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो R + R 2R, 2R × 2 4R, 3 × 2 6 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर R² + 3R। समझ में आ रहा होगा, ये आसान सी चीज़ है। 2 से इधर गुणा करोगे तो 2R × 2 4R होगा, और 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। R² × 1 R² + 3, ठीक है। अब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं। तो R² को यहीं रहने दो, ठीक है। R² 4R जब इधर आएगा तो माइनस का R बचेगा, और ये इधर आएगा तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जहाँ पे अब तक x था ना, वहीं पे क्या आ चुका है, R आ चुका है। अब कुछ नहीं करना है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड आपके हाई स्कूल में हैं। पहला तो फैक्टर मेथड है, दूसरा स्क्वायर मेथड है, और तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी सीधाचार्य नियम, जो वो नियम भी कैसा है, स्क्वायर से। और एक और चौथा भी होता है ग्राफिकल मेथड, जो आप 11th में पढ़ेंगे कि ग्राफ से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल अभी 10th में नहीं है वो। तो देखो R² - R - 6 = 0 क्वाड्रेटिक। अब इसको 3 तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, या तो आप फॉर्मूले से करो, या स्क्वायर करके करो, या फैक्टर करके करो। तो ये मैं अच्छे से करा चुका हूँ। जब मैं ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में बता दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। वैसे अगर हम कहें फैक्टर मेथड से तो आप फैक्टर कर सकते हो 3 × 2, 3 × 2 6 होगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। यही हमने बता रखा था। और माइनस का अपोजिट साइन प्लस, और प्लस माइनस का गुणा माइनस। तो 3 ओम रजिस्टर 1 की वैल्यू हो जाएगी। अगर R = 3 होगा तो दूसरा R + 3 कितना हो जाएगा, 6। एक अगर 3 ओम का है
तो दूसरा 6 ओम का होगा। ये आपके सवाल का उत्तर है। तो ये फैक्टर मेथड दोस्त मैं आपको बताऊंगा डिटेल में जब 4.1, 4.2, 4.3 पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। अभी मैं क्लास के पेपर का डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये आप समझ सकते हो। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ये सब पढ़ा नहीं है तो आपको डेफिनेटली मैं ये सारी चीज़ें बताऊँगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक आदमी, मैं सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना भी सिखा रहा हूँ, इक्वेशन बनाना सीख जाओ तो फिर आप सवाल भी कर लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सवाल कर लोगे। और ये सब भी कैसे हो रहा है ये भी मैं कोशिश करूँगा जल्द ही आपको 4th चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ाऊँ। अगला देख लो आप, पहले तो आप पढ़ के इक्वेशन बनाना सीखो। एक आदमी कुछ गति से 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कुछ गति का मतलब अरे एक सर्टेन स्पीड होगी कोई, है ना। अ मैन, इंग्लिश में देखो लिखा हुआ है अ मैन कवर 60 किलोमीटर डिस्टेंस एट सम स्पीड। कुछ स्पीड से एक आदमी 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। फिर ये बोला गया है यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे तेजी से चले। सोचो जरा सवाल में क्या है। पहले तो एक किसी निश्चित चाल से चल रहा है, कितनी दूरी की, 60 किलोमीटर। अगर वहीं 60 किलोमीटर की दूरी अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा के जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है समय कम लगेगा। तो जब वो 3 किलोमीटर तेजी से चलता है तो 40 मिनट कम समय लेता है। मतलब ये हुआ कि एक निश्चित दूरी है, ये कोई निश्चित दूरी है 60 किलोमीटर की, जब वो ऐसे स्पीड से जा रहा है तो समय कितना लग रहा है, t। इसी दूरी को अगर वो स्पीड बढ़ा दे, और कितने से बढ़ा रहा है स्पीड, देखो सवाल में बोला गया 3 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ा रहा है। अगर 3 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ाएगा तो समय कम होगा ना। समय कितने से कम हो गया, 40 मिनट। मिनट को आवर में करेंगे तो किससे डिवाइड कर देना होगा, 60 से। बस इतना ध्यान रखना, जब कभी भी मिनट को आवर में कन्वर्ट करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, 60 से। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आवर में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, तो देखो ये स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में हमने माना है, डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है, तो टाइम भी किस में होगा, आवर में ही होगा। तो अगर टाइम आवर में होगा तो टी आवर टाइम है, तो आवर में अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो भी किस में होना चाहिए, आवर में ही होना चाहिए। तो 40 मिनट को हमने आवर में कन्वर्ट किया तो क्या किया, 60 से डिवाइड कर दिया है। अब इसमें पूछा गया है वास्तविक गति से लिया गया समय। अब मेन फैक्टर यहीं पे, मेन सारा कहानी यहीं पे कि अगर ये मान लो आपके एग्जाम में आता है, किसी भी एग्जाम में आता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो या फिर आपके 10th के बोर्ड का एग्जाम में हो, अगर ये सवाल आता है कि एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर को तय किया जा रहा है, अगर वो ऐसे स्पीड से जाता तो t समय लगता है, जैसे स्पीड बढ़ा दिया 3 किलोमीटर पर आवर से तो 40 मिनट कम समय लग रहा है। ये हमने क्वेश्चन लिखा। अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ क्वेश्चंस लिखा है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, समझना। अब इसमें पूछा गया टाइम, t पूछा गया कि वो t बताओ जब वो ऐसे से जा रहा है, समय निकालना है। थोड़ा सा आप लोग के लिए टफ है जो 10th में है, क्योंकि आप भूल चुके हो कि 9th में आपने ये भी पढ़ा है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। भूल चुके हो ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, और यहीं से आता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। ये 3 चीज़ें हैं, इन्हीं तीनों से पूरा चैप्टर निकल जाता है। तो जो लोग ये पढ़ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले तो आराम से कर लेंगे, लेकिन जो 10th वाले हैं थोड़ा सा समझो कैसे इक्वेशन बनाया जाएगा। सबसे पहली चीज़, इस सवाल में बोला गया है वह समय ज्ञात करें, वह समय ज्ञात करें जब वो अपने ओरिजिनल चाल से जा रहा था। इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द टाइम टेकन एट ओरिजिनल स्पीड। जब वो ओरिजिनल स्पीड से 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो टाइम बताना है। जब कभी भी आपसे टाइम पूछा जाएगा तो आप टाइम में इक्वेशन नहीं बनाओगे, आप किस में बनाओगे, स्पीड में या फिर डिस्टेंस में। अब सोचो कौन सा स्पीड ज़्यादा है, बाद वाला या पहले वाला, बाद वाला स्पीड ज़्यादा है। तो बाद वाला जो स्पीड है वो s+3 है, समझना। ये बाद वाला स्पीड है और ये पहले वाला स्पीड है। अगर हम बाद वाले स्पीड में से पहले वाला स्पीड माइनस कर दे तो कितना मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। इतनी बात आपको समझ में आ रहा होगा। बाद वाला स्पीड माइनस पहले वाला स्पीड, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब बताओ चाल बराबर स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस कितनी तय कर रहा है वो 60, और जब वो s+3 से जा रहा है तो समय कितना लग रहा है, t माइनस 4/6 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 माइनस कर दो। ये स्पीड इक्वल टू 60 डिवाइड बाई t इज इक्वल टू 3। यहाँ से आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अगर ये मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो हम लोग डायरेक्टली t ऑप्शन से रखते हैं और आंसर करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक बनाना है क्योंकि आपके 10th में ये पूछा जा सकता है, और 10th के बोर्ड में अगर पूछा जा रहा है तो यहाँ से आपका क्वाड्रेटिक बनाना मजबूरी है। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बनाते हैं, ध्यान देना। और आप टेंशन ना लो, मैं अगला वीडियो जरूर लेके आऊँगा जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये बताऊँगा, तीनों मेथड बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल आज मैं इन सारे टेस्ट पेपर से आपको ये बता रहा हूँ कि लैंग्वेज के सवाल को पढ़ के हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक तक पहुँचेंगे, ठीक। देखो इनमें 60 कॉमन है। अगर हम 60 कॉमन करेंगे तो पहला बनेगा 1/t माइनस 2/3 माइनस 1/t इज इक्वल टू 3, ठीक है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। देखो 1/t माइनस 2/3, एक एक चीज़ आराम से समझना,
मेरे दिमाग में सिर्फ इतना ही है कि आप हाई स्कूल वाले स्मार्ट बहुत होते हो, तेज भी होते हो, लेकिन बस मैथ में फंस जाते हो, और मैथ इतना भी टफ नहीं है ना। देखो 3/60, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो t वहाँ पे ऊपर चला जाएगा -t, और ये माइनस हो जाएगा +2/3 डिवाइड बाई t का मल्टीप्लाई कर दो t² माइनस 2t/3, ठीक है। 2t/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/60 का मतलब 1/20, ये t से t कैंसिल। बात समझ में आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठो, तभी आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 20 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20 × 2 40 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t² माइनस 2t/3, खत्म। पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो फ्रैक्शन हट जाएगा। पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रैक्शन हट जाएगा। 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 3t², ये बन जाएगा -2t। कैसे -2t बना, 3 से 3 कैंसिल और 3 यहाँ पे, और 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और इधर आएगा तो -40। लो बन गया सवाल। यही हम पूछ रहे थे, टेस्ट भी इसलिए लिए थे कि आप सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपका बन रहा है तो आपका सवाल बिल्कुल सही बना हुआ है। तो देख लो, समझ में आ रहा होगा। अगला देखो सवाल, आप चाहो तो ब्रेक ले सकते हो, एक सवाल में तो थक जाते हो, है ना। यूं ही तेरी नजरों में आए। अगला सवाल तो आसान सा है, खुद भी कर सकते हो, ठीक है। देखो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कह रहा है कि एक ट्रेन समान गति से 360 किलोमीटर की यात्रा करती है। ट्रेन भी यात्रा कर रही है, बाकी क्या करेंगे फिर। एक ट्रेन समान गति से 360 किलोमीटर की यात्रा करती है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो तो उसकी यात्रा 1 घंटे कम समय लगता है। ट्रेन की गति बता। सेम सवाल है ना, लेकिन मैंने क्या चेंज कर रखा है, पहले वाले में टाइम पूछा है और दूसरे वाले में स्पीड पूछा है। चलो इक्वेशन बनाओ फटाफट। देखो तो जो अगला सवाल है क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन समान गति से 360 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करती है। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो तो उसकी यात्रा के लिए 1 घंटे समय कम लगता है। सेम सवाल है कि नहीं। सेम सवाल का मेरा मतलब ये है कि जब कोई भी ट्रेन या कोई भी व्यक्ति सेम दूरी को अलग अलग स्पीड से तय करेगा तो अलग अलग समय आएगा। अगर डिस्टेंस फिक्स कर दी जाए, स्पीड चेंज करोगे तो समय चेंज होगा और समय चेंज करेंगे तो स्पीड चेंज होगा। तो ये बोला गया है कि 360 किलोमीटर की दूरी को तय किया जा रहा है। मैं फिर से क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, 360 किलोमीटर की दूरी को तय किया जा रहा है। वह S1 स्पीड से जा रहा है तो टाइम T1 लग रहा है, जब S2 स्पीड से जा रहा है तो टाइम T2 लग रहा है। मैंने ऐसे ही बनाया, ठीक है। अगर स्पीड बढ़ रहा है यानी S1 में कितना बढ़ गया, मैं S1 और S1 को हटा देता हूँ ऐसे, जैसे पिछले सवाल में था, ठीक है। अगर वो ऐसे स्पीड से जा रहा है तो T आवर्स का समय लग रहा है 360 किलोमीटर दूरी तय करने में, और जैसे ही स्पीड उसने बढ़ा दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटे से तो समय क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। कितने घंटे से, 1 घंटे से। इसमें 60 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आवर में दे रखा है। बात समझ में आ रहा है। लो बन गया इक्वेशन। अब क्या करोगे, अगर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है कि स्पीड बताओ, तो स्पीड बताओ तो क्या करोगे, स्पीड के लिए बताओ। सीधी सी बात है, स्पीड में हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे। जो कुछ भी पूछा जा रहा होगा एग्जाम में स्पीड टाइम डिस्टेंस में, याद कर लो बिल्कुल। अगर ये एग्जाम में आता है 10वीं में तो आपको ये करके ही आना है। अगर आपसे स्पीड पूछा जा रहा है तो आप स्पीड में इक्वेशन नहीं बनाओगे, किस में बनाओगे, टाइम में। टाइम में बनेगा। आप बताओ कौन सा टाइम ज़्यादा है, पहले वाला या दूसरा वाला। पहला वाला ज़्यादा है, दूसरा वाला समय कम है। तो पहले वाले समय में से अगर हम दूसरे वाले समय को माइनस कर दें क्योंकि ये कम है तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। टी में से टी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 बचेगा। समय बराबर क्या होता है, देखो यहाँ पे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 360, और चाल कितनी है, s माइनस बाद वाला समय t-1 है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल 360, और चाल कितनी है, s + 5। खत्म हो गया सवाल, इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन बनानी थी। अगर ये आप बनाना सीख गए तो समझो कि मेरा ये वीडियो बनाना भी सफल हो गया, क्योंकि यही चीज़ आपको करना है। स्पीड टाइम डिस्टेंस के अगर सवाल आते हैं आपके एग्जाम में दोस्त, तो ये बनाओ। जब कभी भी आपसे टाइम पूछा जाएगा, इतने भी आप लोग ठीक है, जब कभी भी टाइम पूछा जाएगा
टाइम पूछा जाएगा तो स्पीड में इक्वेशन, स्पीड में पूछा जाएगा तो टाइम में। यहाँ इस सवाल में पूछा गया था, सेम सवाल है, बिल्कुल ऊपर नीचे वाला सेम सवाल है। ये जो 6वां नंबर सवाल है और 5वां नंबर दोनों एक ही जैसा है, बस हमने एक सवाल में समय पूछा था और एक सवाल में स्पीड पूछा है। तो स्पीड पूछा है तो टाइम में इक्वेशन बनाया गया है, और टाइम पूछा जाता तो स्पीड में। अब देखो यहाँ पे दोनों में 360 कॉमन है, 360 कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा 1/s माइनस 1/s प्लस 5। अगर खुद से बना लोगे ना 4-5 बार तो मुझे नहीं लगता कि आपको और भी सवाल करने की ज़रूरत है। और इधर 1 था ही, डिवाइड में क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे कॉमन है 360, ये तो बच्चों वाली कहानी है 7वीं 8वीं क्लास की, नहीं फिर भी तो मैं बता रही हूँ। अगर ये कॉमन होगा 360 तो नीचे चला आएगा 360। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो s प्लस 5 माइनस s, मल्टीप्लाई कर लो s² प्लस 5s बराबर 1/360। जैसी हो वैसी रहो। देखो ये 5 से 5 एस से एस कैंसिल हो रहा है। अब 360 गुणे 5, 360 गुणे 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इज इक्वल टू s² प्लस 5s। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, देखो s² प्लस 5s, ये इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 360 गुणे 5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ टेस्ट पेपर का डिस्कशन कर रहा हूँ और क्लास में मैंने तो पूरी बता रखा है, लेकिन आप लोग के लिए भी मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, 4.1 से लेकर 4.5 जो भी दिया होगा आपके 10th क्लास के 4th चैप्टर में सारा कराऊंगा। आप बस आराम से पढ़ो, मुझसे जुड़े रहो, मुझे यकीन है कि मैथ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आसपास के तो बच्चे फिर भी चले आते हैं ब्रांच हमारे, लेकिन थोड़े से जो दूर हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग यहाँ से भी सीख सकते हैं, ठीक है। देख लो, इतना चेक कर लो जितने लोग टेस्ट दिए थे कि इतना आपका बना है कि नहीं। अगर इतना बना है तो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले पे आ जाओ, पढ़ो सवाल। जैसी हो वैसी रहो, सोचो नहीं जरा सा भी। अभी देखो बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है, होना तो नहीं चाहिए आपके 10th में इस लेवल का सवाल, लेकिन आपके एनसीईआरटी में है तो मुझे देना पड़ा और मुझे कराना भी पड़ रहा है। ये कंपटीशन में सारे आ चुके हैं, मैं खुद करा रखा हूँ कंपटीशन में ये सब सवाल। तो एक्चुअली है यहाँ पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्होंने डाल रखा है तो ये देंगे ही, कई बार दे चुके हैं पेपर, मैंने पिछला देखा है तो कई बार आया हुआ भी है, तो आप बिल्कुल यहाँ से कर सकते हैं। फिर से ध्यान दो, इस सवाल में बोला गया है 10 सवाल बहुत ज़्यादा समय थोड़ी लगता है, बताने में इतना टाइम लग रहा है। अगर आप खुद बैठ के करो तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक आदमी धारा के विपरीत जाता है और उसी बिंदु तक 55 मिनट में वापस आता है। अब पूरी कहानी यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम की मुझे बतानी पड़ेगी, पढ़िए, ट्राई करिए। एक आदमी धारा के विपरीत जाता है और उसी बिंदु पर 55 मिनट में वापस आ जाता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आदमी की शांत जल में चाल क्या होगी। अब बताओ, जिस आप में से अगर कोई भी बोट एंड स्ट्रीम नहीं पढ़ा है तो ये सवाल होना थोड़ा सा मुश्किल है आप लोग के लिए। 10th लेवल पे तो बिल्कुल भी मुश्किल है, बहुत बड़ी बात है 10th लेवल में ये सवाल दे दिया ना, सवाल ये कराना और आप खुद कर जाओ बिना पढ़े। तो एक चीज़ है, आप 9th और 8th भूल चुके हैं, जबकि उन सारे क्लासेज में ये सब सवाल कराया गया, ठीक है। 8 में भी कराया गया होगा बोट एंड स्ट्रीम का। तो मैं इसका छोटा सा फिर से कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक ये नाव है और आप लोग भी ध्यान से देखो जो लोग पढ़ चुके हैं, सबको ये लगता है कि आता है, एग्जाम में कर लेंगे, और जब एग्जाम में आता है तो फिर बकुले जैसे बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं दूसरे की कॉपी। देखो एक ये बोट है, ठीक। अगर इस बोट में हम एक स्पीड देते हैं, इस बोट में हमने स्पीड दिया 20 किलोमीटर पर आवर की, तो बोट की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर ही होगी अगर यहाँ इसमें कोई स्पीड नहीं है। ये धारा है, ये पानी है, स्ट्रीम है, इसमें कोई स्पीड नहीं है। लेकिन गलती से अगर इस धारा की, इस जल की, इस रिवर की बहाव है, स्पीड है, और वो मान लेते हैं कितना u किलोमीटर पर आवर, तो बोट को कहेंगे ये धारा की दिशा में जा रहा है। क्या बोलेंगे, धारा की दिशा में जा रहा है, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो जब धारा की दिशा में जाएगा तो इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड। धारा की दिशा में नाव की चाल जो होती है वो होती है v प्लस यू, बोट की चाल प्लस धारा की चाल ऐड हो जाती है। और अगर यही नाव इस दिशा में जाने लगे, धारा के विपरीत दिशा में, समझना मैं हटा नहीं रहा हूँ, अगर ये इस दिशा में जाने लगे 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम स्पीड, और ये होता है v माइनस यू। हालांकि इतना आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना जान लो, ठीक है। लिखना क्या है मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन याद कर लो, धारा की दिशा में जाएगी तो बोर्ड की चाल प्लस धारा की चाल ऐड होगा, और धारा के विपरीत जाएगा तो धारा की चाल में से, सॉरी धारा की चाल हम लोग माइनस कर लेंगे, किस में से, बोर्ड की चाल में से।
जब मैं ये चैप्टर कराऊंगा दोस्त तो ये सब भी अच्छे से फिर से डिस्कस कर दूंगा। सिर्फ अभी टेस्ट पेपर के लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, समझ में आ ही जाएगा। और अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं पढ़ा दूंगा। देखो ये बोला गया है कि एक आदमी 10 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है। अब एक बात बताओ खुद, अगर आप 10 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रहे हो, इधर जा रहे हो धारा इधर है, 10 किलोमीटर जा रहे हो, वापस आओगे तो धारा के साथ आओगे ना। मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। अब एक आदमी 10 किलोमीटर धारा के विपरीत गया है। धारा के विपरीत का मतलब ये है, ये 10 किलोमीटर गया है, ठीक है। जब वो धारा के विपरीत गया होगा तो v माइनस यू से गया होगा, और वापस जब आया होगा तो धारा के साथ आया होगा v प्लस यू से। बस ये मुझे बताना था, समझ में आ रहा है। एक आदमी 10 किलोमीटर धारा के विपरीत गया है। धारा के विपरीत का मतलब वो इधर जा रहा है और धारा इधर जा रही है, ठीक है। इंग्लिश में देखो पढ़ लो, अ मैन रोज 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब ये हुआ धारा के विपरीत, अप का मतलब धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत होगा तो v माइनस यू होगा। अप में क्या होगा, v माइनस यू। v माइनस यू की स्पीड से जाएगा, जहाँ पे v क्या है, आदमी की चाल है, और u क्या है, धारा की चाल है, ठीक है। उसी प्रकार से जब वो वापस आएगा 10 किलोमीटर तो आदमी की चाल में धारा की चाल क्या होगी, ऐड हो जाएगी। जब आप धारा के दिशा में जाते हो तो आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, और धारा के विपरीत जाते हो तो आपकी स्पीड कम होती है। इसलिए यहाँ पे माइनस किया गया और यहाँ पे प्लस किया गया। और इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा जब चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो ठीक है, अभी समझ लो। और आने जाने में कुल समय दिया हुआ है कितना, 55 मिनट। यानी जाने में अगर t1 टाइम लगाओ और आने में t2 टाइम लगाओ तो हम ये कह सकते हैं कि जाने का समय प्लस आने का समय बराबर 55 मिनट है। ये 55 मिनट है, बस समझ में आ रहा है। अब बताओ समय बराबर, अभी लिखा था कुछ देर पहले, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ये आपको याद रखना है। हमेशा डिवाइड करोगे डिस्टेंस में, डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम मिल जाएगा, और डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड मिल जाएगा। मुझे नहीं पता हाई स्कूल वाले जो भी बच्चे हैं आपको कितना समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे बस इतना लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा भी अगर आप दिमाग लगाकर पढ़ो, और बोर्ड का आपका एग्ज़ाम है तो समझ में आना भी चाहिए। और डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछो, मैं पूरा चैप्टर इसका लेकर आऊँगा आप लोग के लिए, और एग्ज़ाम से पहले सारा करा दूँगा। देखो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 10। बस दिक्कत ये है कि जो आसपास के बच्चे हैं वो तो आके पढ़ लेते हैं, जो दूर हैं उनको इसी से काम चलाना पड़ेगा। आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो किस जहाँ भी दिक्कत होगी। तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। दूरी हो गया 10, चाल कितनी है, v माइनस यू। अब v माइनस यू में देखो, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। प्लस वापस जा भी रहा है 10 किलोमीटर, किस स्पीड से, v प्लस यू से। अब बताओ ये किलोमीटर में और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको आवर में करेंगे। और अभी बताया था आवर में करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं। अब जरा सोचो, इसमें एक स्पीड भी दे रखा है। किसकी स्पीड दे रखा है, पढ़ के देखो। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल दे रखा है। धारा की चाल कितनी दे रखा है, 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। सिर्फ यही हमें जानना था कि आप ये बना पा रहे हो कि नहीं। अगर आपने ये बनाया है तो आपका बिल्कुल सही है आगे की कहानी। मैं आगे तक भी इसे सॉल्व करता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता हूँ। इसको ध्यान से देखो। अगेन इसमें 10 कॉमन कर लोगे। जैसे ही 10 कॉमन करोगे ये बनेगा 1/v माइनस 2 और ये बनेगा 1/v प्लस 2। v क्या है, आदमी की चाल, बराबर ये कट जाएगा 11 से। 11 से ये 5 बार में जाएगा, 5 से कटेगा दोनों। 5 से ये 11 बार में और 5 से ये 12 बार में। 12 गुणे 5 60 होता है और 11 गुणे 5 भी 60 होता है। ये 10 यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये v माइनस 2 और v प्लस 2, v माइनस 2 और v प्लस 2 का मतलब ये हुआ कि a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ देख लो, मैं लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई जब होता है तो क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 8वीं क्लास में ये पढ़े होंगे। ये होता है a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ भी वही बन रहा है, तो इसको हम लोग नीचे लिख देंगे v स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ऊपर क्रॉस में v प्लस 2 प्लस v माइनस 2 बराबर 11/120। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे देखो कितना आसान सा है। यहाँ से बनेगा 2v, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ से, 2v। 2v इंटू 120 इज इक्वल टू 11v स्क्वायर माइनस 44। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सबसे मैक्सिमम पावर को पहले रखते हैं। तो 11v स्क्वायर, ये 2v और 12 दूना 24 इधर आ जाएगा इस साइड, तो 24v और ये माइनस में ही रहेगा 44 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। मैं अगला जब वीडियो लेकर आऊँगा तो ये सारी चीज़ें बताऊँगा कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे लैंग्वेज के सवाल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक लाना है, यही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला देख लो सवाल, 2 और हैं
अच्छे हैं दोनों, ठीक है, देख लो आप आराम से देखो, ठीक है। मन करे तो अभी रोक लो, जाओ खाओ पियो, फिर खा पी कर आओ, क्योंकि इतना पढ़ने की आदत तो है नहीं। आदत मैं लगवाऊंगा आपको, कम से कम 3 घंटे का पेपर होता है, तो 3 घंटे लगातार पढ़ने की आदत भी होनी चाहिए, ठीक है। मुझे पता है कि इतना तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, क्लास में भी यही होता है, हर 2 सवाल के बाद मुझे कुछ ना कुछ कराना पड़ता है। चलो तो अगले सवाल देख लो आप, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया था कि आप आराम से खा पी कर पहुँच कर करके घूम फिर के पढ़ो, ठीक है। आपके पास पूरा वीडियो है, जैसे मन है वैसे पढ़ो। देखो अगला सवाल में ये बोला गया है, अगले सवाल में ये बोला गया अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप फ्रॉम 3 मीटर एबव द ग्राउंड। जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर एक बॉल को फेंकी गई है विद अ वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से फेंकी जा रही है। व्हेन विल इट रीच एट टॉप, ये कब टॉप पे पहुंचेगा। अब इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा होगा, तभी ये सवाल आपके टेस्ट में हमने दे रखा है, ठीक है। एक गेंद को सीधे जमीन से 3 मीटर ऊपर 14 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाता है, शीर्ष पर कब पहुंचेगा। अब ये देखो, सोचोगे कि ये सवाल आपके सिलेबस में कहाँ से आ गया, तो 9th पढ़े हो ना, बिना 9th पढ़े तो 10th पढ़ नहीं रहे हो। 9th में एक मोशन का चैप्टर है, उस मोशन में ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो सेकेंड फॉर्मूला है, गति के दूसरा जो नियम है आपको बताया गया होगा, ठीक है, वह है S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसमें S क्या है, U क्या है, T क्या है, A क्या है। S है डिस्टेंस, कितनी दूरी ऊपर या नीचे गई है। U है इनिशियल वेलोसिटी, इसमें इनिशियल वेलोसिटी के 14 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है, और ऊपर टॉप पे जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ut, T कितने समय में पहुंचा, हाफ at स्क्वायर। A है एक्सेलरेशन। इस सवाल में बोला गया है कि एक गेंद को 3 मीटर, जमीन से 3 मीटर ऊंचाई पे फेंकी गई, तो S बराबर कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। समझना जरा, ये इसलिए सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में क्योंकि 9th क्लास में ये चैप्टर है, ठीक है। तो 9th क्लास में अगर ये फॉर्मूले हैं तो आपके 10th में भी इससे सवाल क्वाड्रेटिक के बन सकते हैं। आप इसलिए अच्छे से इसको समझो, कर सकते हो आप लोग, ठीक है। S बराबर 3 मीटर है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, देखो 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड में, ये भी मीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये दे रखा है, इसमें सवाल में दे रखा है कि G जो है यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन A बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, G गुरुत्वाकर्षण, और G जो दे रखा है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब कभी भी हम लोग बॉल को ऊपर फेंकेंगे, सोचो जरा, अगर हम लोग बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण जो होगा वो किधर लगेगा, नीचे, उसका डायरेक्शन नीचे होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसलिए ये फॉर्मूला जो कन्वर्ट होगा कुछ इस प्रकार, 3 = 14t माइनस हाफ, G की जगह कितना रखेंगे, 10t स्क्वायर। यहाँ पे माइनस इसलिए किया गया है क्योंकि बॉल हम ऊपर फेंक रहे हैं और रिटार्डेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, और वो किसके बराबर लग रहा है, G के बराबर। तो वो कितना होगा, 10 होगा। ये फिजिक्स में है, 9th क्लास में आप पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़ेंगे तो इतना समझ लो कि जब भी बॉल को हम ऊपर फेंकेंगे तो गुरुत्वाकर्षण नीचे लगता है, इसलिए G की वैल्यू -10 यहाँ पे रखा गया है। समझो इसे, 3 = 14t माइनस 5t स्क्वायर। 5 कैसे हुआ, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे मैक्सिमम पावर को हम लोग पहले रखते हैं। अब यहाँ -5t स्क्वायर है ना, तो इक्वल किधर रख दो, 5t स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो -14t, और ये उधर ही है तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, 3 = 0, ये हमें फाइंड आउट करना था। अगर ये आप बना चुके हैं तो आपका बिल्कुल सवाल सही है, लेकिन इसके आगे भी इसको सॉल्व करना होगा, और ये कैसे होगा ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आज मैं आप लोगों को सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो भी लैंग्वेज के सवाल होंगे उसको कैसे सॉल्व किए जाएंगे। 2 और सवाल है, 10 सवाल है टोटल, 8 तक हम लोग कर लिए हैं। काफ़ी मेहनत कर रहे हो आप लोग। अगला सवाल पढ़ो, दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या दिख रहा है, सवाल दिख रहा है या हम दिख रहे हैं, हम तो दिख नहीं रहे होंगे, सवाल दिख रहा होगा कि हम भी दिख रहे हैं। तो देखो फिर किसको, सवाल को। एक आयतकार, ठीक है, क्षेत्र का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। देखो सवाल पढ़ के उसके जो लैंग्वेज दे रखा है उसको पढ़ के आपको कॉपी पे डायग्राम बनाना है। अगर इतना आप कर लेते हो तो समझो कोई भी सवाल कर लोगे। हमें मैथमेटिक्स में सिर्फ लैंग्वेज ही सिखाता हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगा तो आप लैंग्वेज सीखो, ठीक है। एक आयतकार क्षेत्र की विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि छोटी भुजा की तुलना में लंबी भुजा 30 मीटर अधिक है तो मैदान की माप बताएं। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब इसमें एक एक चीज़ हमको बतानी पड़ेगी, रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है, उसका डायगोनल क्या है। इस सवाल को बनाने से पहले मैं आपको छोटी छोटी बातें बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझो, ठीक है।
रेक्टेंगुलर फील्ड यानी आयतकार मैदान, ये आयतकार है जिसके आमने सामने की भुजा पैरेलल होती है, बराबर होती है। पैरेलल का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा सेम होंगी और इक्वल। अगर ये लेंथ ए होगा तो ये भी ए होगा, अगर इसकी लेंथ बी होगी तो इसकी भी लेंथ बी। एक तो ये हो गया रेक्टेंगल, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। पहली चीज समझ में आई बात ये, हाँ आ गई होगी। अब आगे बोला गया है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। अब इसका डायगोनल समझो, डायगोनल क्या है, ये विकर्ण, इसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल। इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल विकर्ण डी, और डी बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय। हमको बतानी पड़ेगी, हमको पता है, सब बताना पड़ेगा, पढ़े तो हो नहीं कुछ। ए स्क्वायर प्लस पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं डी बराबर क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कहानी है पूरे इस सवाल में, बात समझ में आ गई, आ भी रही होगी। फिर सब सवाल पढ़ लो। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसके डायगोनल के बारे में बात की जाए, और डायगोनल कितना होगा, हमेशा बेस का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो ये बोला गया है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब दो साइड हैं इसमें, एक आयतकार का ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ा है और एक छोटा है, दोनों अलग अलग साइज की होती है, एक बड़ा और एक छोटा। तो मैं आयतकार फील्ड बना रहा हूँ और उसके हम मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। देखो सवाल में बोला है कि एक आयतकार फील्ड है, ये हो गया, ठीक है, एक आयतकार फील्ड है। ये बोला द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज़्यादा है इसके छोटे वाले साइड से। अब छोटा बड़ा एक तो है, ऑब्वियस बात, ये छोटा है और नीचे वाला बड़ा होगा। फिर बोला गया है इफ़ द लॉन्गर साइड इज 3 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड को मान लेते हैं x, तो लॉन्गर साइड कितना होगा, x प्लस 3। इतनी बात समझ में आ रहा है, यही हमको सिखाना है कि सवाल पढ़ के कैसे बनाओगे। बोला गया है कि यदि लंबी भुजा 30 मीटर अधिक है, लंबी भुजा जो है 30 मीटर अधिक है छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा अगर हमने x माना है तो लंबी भुजा कितनी होगी, x प्लस 3। अब इसके डायगोनल की बात कर लेते हैं। अभी हमने बताया था डायगोनल कैसे निकालते हैं। जो डायगोनल होगा d, वो होगा रूट के अंदर x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डायगोनल, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही है। और ये बोला गया कि जो डायगोनल है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। अब ये जो डायगोनल है यानी कि ये डायगोनल क्या है, x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डायगोनल है। और ये अधिक है, कितना अधिक है छोटी भुजा से, 60 अधिक है, खत्म बात। अगर ये अधिक है छोटी भुजा से 60, तो सोचो छोटी भुजा में अगर हम 60 ऐड कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे समझना है वैसे समझो, जैसे हो वैसे रहो, ठीक है। देखो कहा गया कि जो डायगोनल है वो छोटी भुजा से 60 अधिक है। ये जो डायगोनल है वो छोटी भुजा से 60 अधिक है। बताओ छोटी भुजा में 60 ऐड कर देंगे तो डायगोनल के बराबर हो जाएगा। लैंग्वेज में ये बोला गया है कि जो भी इसका डायगोनल है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो भी डायगोनल है, जो भी विकर्ण है, वो छोटी भुजा स्मॉलर साइड से 60 मीटर अधिक है। तो अगर हम स्मॉलर में 60 ऐड कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अगर अब हम दोनों साइड, अब समझो कितना अच्छा सवाल बन गया ये, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये हमारा क्वाड्रेटिक जो रूट के अंदर है ये कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 30 का होल स्क्वायर। थोड़े से लेंथी जरूर है ये सब सवाल, लेकिन ये आ भी सकते हैं आपके एग्जाम में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आएंगे नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं। 10वीं में जो हो और आप लोग बहुत तेज़ भी हो, आज से 15-20 साल पहले इतने बच्चे तेज़ नहीं हुआ करते थे जितने आज के आप लोग हैं, तो बहुत अच्छे से आप सारे सवाल को कर सकते हो। देखो अभी बताया था शुरुआत में, आज के सेशन के शुरुआत में बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों बगल है। तो यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2ab 30 गुणे 2 60, 60x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 6 दूना 12 120 एक्स। उम्मीद करता हूँ इधर दिख रहा होगा, ठीक है। 2ab, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। ये 60x और ये 120x इधर आएगा तो माइनस का 60x सिर्फ बचेगा। आप एक बार चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है। 360 इधर आएगा, 900 उसमें माइनस हो जाएगा, तो बताओ 3600 में 900 माइनस हो जाएगा। 3600 में 60 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 300, 6 का स्क्वायर 3600, तो 3600 में से 900 माइनस कर लो। एक बात बताओ, 3600 में से 600 हो जाएगा तो 3000 बचेगा, 3000 में से 300 हो जाएगा तो 2700 बचेगा, इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी थी। अगर ये बना हुआ है तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। तो लैंग्वेज पढ़ के इतना आपको आना चाहिए। आपके एनसीईआरटी के ही सवाल है, बुक का ही है, शायद 4.5 या 6 का है, जो भी लास्ट चैप्टर है आपके चौथे चैप्टर का, उसी का ये सवाल है। तो ये आपको करना जरूरी है। मैं और भी सारे सवालों का प्रैक्टिस कराऊंगा, बस पहले इतना तो कर लो।
चलो एक लास्ट और बचा हुआ है, वो भी कर लेते हैं। करना है ना लास्ट वाला भी? पढ़ो, लास्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नोटिफिकेशन तो देखे हैं आप लोग भी, मॉडल पेपर भी आ चुका है, वो मॉडल पेपर भी मैं सॉल्व कराऊंगा। एक एक चीज़ हम लोग सॉल्व करेंगे, बस आप आराम से रहो, परेशान ना रहो, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। मुझे पता है 2 दिन बात नहीं होती है तो भी परेशान हो जाते हो, इतनी जल्दी मत परेशान हुआ करो, कहीं जाएगा नहीं कुछ भी, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। देखो अगला सवाल, 50 मीटर गुणे 40 मीटर के आयताकार लॉन के केंद्र में एक आयताकार तालाब का निर्माण किया जाता है। सवाल तो ऐसे बन रहे हैं जैसे साइंटिस्ट आए हुए हैं और निर्माण करने जा रहे हैं किसी चीज़ का गांव में। तालाब के घास का क्षेत्रफल 1184 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तालाब की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाएं। इंग्लिश में पढ़ लो, ये लास्ट सवाल है, अच्छे से पढ़ लो आप, ठीक है। इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ अ डायमेंशन, एक रेक्टेंगुलर लॉन है, कोई फील्ड है। सबसे पहली बात कि ये सारी चीज़ें आपको बनाने हैं। इसके सेंटर का मतलब कि चारों बगल से सेम दूरी पर, और रेक्टेंगुलर अभी बताया था आयताकार होता है, एक की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रखा है 50 मीटर, ये 50 मीटर और ये 40 मीटर है। और इसके सेंटर में बात की जा रही है। सेंटर का मतलब ये हुआ ना कि चारों बगल से सेम दूरी पर, चारों बगल से सेम दूरी पे, जितनी दूरी इधर है उतनी ही दूरी इधर भी और उतनी ही दूरी इधर भी। तो इसके सेंटर में एक तालाब बनाना है, ठीक है। अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड, अब बीच में तालाब होगा तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे घास भरा होगा कि पानी, यहाँ पे गाय भैंस भरे होंगे, नहीं, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। इसमें मछलियाँ भी हैं, ठीक है। मछलियाँ की आँख ऐसे होती नहीं, ये मछलियाँ हैं, ठीक है। अब पॉन्ड के ध्यान दो, मछलियों पे ध्यान न दो, मछलियाँ उसमें भरी हुई हैं। अब ये बोला गया है द एरिया ऑफ अ ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड, यानी इसके बाहर जो घास है ये इसका एरिया, यानी इसका एरिया दे रखा है, ये इसका एरिया दे रखा है, और इसका एरिया कितना दे रखा है 1184 एरिया दे रखा है। खत्म सवाल, ठीक है, इतना दे रखा है। तो आपको बताना क्या है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, इतनी बतानी। जरा सोचो, इसकी एरिया दे रखा है तो हमारा फोकस पूरा का पूरा इसी पे होगा, और इसका अगर एरिया दे रखा है तो हम पूरे के एरिया में से इस पॉन्ड का एरिया को माइनस कर दे तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा। फिर से ध्यान देना, पूरे इस आयताकार फील्ड का जो एरिया है उसमें से ये जो तालाब का एरिया हम निकाल फेंक दें तो ये हमें एरिया मिल जाएगा जो घास वाला एरिया है। तो पूरे आयताकार मैदान का एरिया 50×40 कर सकते हैं। अगर एक रेक्टेंगल है उसके हम एरिया की बात करें, ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो इसका एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। पढ़े होंगे ये भी, आपको सबको पता होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पूरे एरिया में से ये पॉन्ड तालाब का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें घास का एरिया मिल जाएगा, और वही घास का एरिया दे रखा है 1184 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, छपा नहीं है इसमें, ठीक है। तो जरा सोचो, अगर हम ये कहते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो हमें ये वाली तो पता नहीं है, और सब जगह से x है, हर जगह से इसकी दूरी कितनी है, x है। अगर हम x निकाल लें, सोचो अगर हम x निकाल लें तो पूरे 50 में से ये x और x माइनस कर दें, यानी 2x माइनस कर दें तो हमें ये वाली लेंथ मिल जाएगी, और हमें इस तालाब की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सोचो जरा, पूरे बड़े वाले का एरिया कितना होगा 50×40, और इसमें से हम माइनस कर देना इस पॉन्ड का एरिया, तो पॉन्ड का एरिया की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, पूरा 50 था, ये x और x, यानी 50 में से 2x माइनस कर देंगे, और पूरे इधर 40 में से ये x और ये x 2x माइनस कर देंगे, 40 - 2x माइनस कर देंगे, ठीक है, बराबर 1184 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? ये देखो, एक तालाब है जिसका एरिया कितना था 50×40, सॉरी ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया 50×40, उसमें से पॉन्ड का एरिया माइनस करें, पॉन्ड का एरिया कितना होगा, इसकी लंबाई चौड़ाई पता ही नहीं है। तो अगर ये पूरा का पूरा 50 है और ये सेंटर में बना हुआ, तो जितनी दूरी इधर होगी उतनी दूरी इधर भी होगी, तो ये x माना, ये भी x माना, तो ये x और x मिलाकर क्या बना 2x, टोटल 50 में से 2x माइनस करेंगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ये जो लेंथ है वो कितना है 50 - 2x, इसकी लंबाई हो गई, और इसकी चौड़ाई कितनी होगी 40 - 2x, क्यों, क्योंकि x ऊपर भी और x नीचे भी है, तो पूरे 40 में से 2x। इसका एरिया क्या होगा 50 - 2x इंटू 40 - 2x, 50 - 2x इंटू 40 - 2x इस पॉन्ड का एरिया होगा, और पूरे का एरिया 50×40 होगा। इस पूरे के एरिया में से पॉन्ड का एरिया माइनस करेंगे तो हमें इस घास का एरिया मिल जाएगा, और घास का एरिया कितना दिया है 1184। खत्म हो गया सवाल। 50×40 कितना होगा 20, डबल 0 माइनस 50 से गुणा करो, 50×40 20, डबल 0 माइनस में होगा, 50×2 माइनस माइनस प्लस 50 × 100 x, यहाँ पे गुणा करो
माइनस माइनस प्लस 40 गुना 80x और ये माइनस माइनस प्लस का फिर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1184। ख़त्म हो गया सवाल ये तो 20 ये तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म। 4x स्क्वायर, ध्यान देना यहाँ पे 4x स्क्वायर 100x एंड 80x माइनस 180x। क्यों माइनस हुआ? देखो ये माइनस वाला हमने प्लस में लिखा है, यानी कहीं ना कहीं हम इसको बराबर के उस तरफ ले जा रहे हैं। अगर बराबर के उस तरफ ले जा रहे हैं तो 4x स्क्वायर प्लस का होगा और ये 100 और 80 180 अगर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस का 180 हो जाएगा और ये ऑलरेडी उधर ही था 1184। अगर ये आपका बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इस सवाल का भी उत्तर। तो दोस्त मुझे पूरा यकीन है कि आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी मेहनत लगा है इसका सोल्यूशन बनाने में। हमें वीडियो बनाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और सारे चैप्टर्स का बना कर दूंगा। ज़्यादातर बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर 10th का भी मैथमेटिक्स कराइए, तो मैं जो कंपटीशन का करा रहा था मैंने उसमें 2 चैप्टर कराए हैं। एक चैप्टर मैंने रेशियो पूरा कराया, दूसरा एलिगेशन का रूल कराया। मैं अगला परसेंटेज जरूर कराऊंगा, आप परेशान ना हो, परसेंटेज भी मैं कराऊंगा और ये साथ में 10th लेवल का भी आपका मैथमेटिक्स कराऊंगा, क्योंकि इसके भी एग्जाम आ चुके हैं और इसके एग्जाम होंगे, सारा नोटिफिकेशन आ चुका है। तो मैं इसके भी मैथ करा दूंगा साथ ही साथ। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं अब तक वो भी पढ़ लेंगे और धीरे धीरे कोशिश करो पढ़ने की। लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए भी है ये, आप आराम से पढ़ो। टेस्ट अगला जब भी होगा तो उसका भी हम ऐसे ही सॉल्यूशन कराएंगे, लेकिन उसके सॉल्यूशन से पहले, अगला टेस्ट से पहले मैं कोशिश करूँगा ये चौथा चैप्टर जो है 10th का NCERT का, ये पूरा का पूरा मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा दूँ। ठीक है, चलो तब तक के लिए